नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए शब्द विचार टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे जी? शब्द विचार पढ़ रहे थे। और शब्द विचार में अपन पढ़ रहे थे शब्दों का वर्गीकरण। और शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 4 आधारों पर किया जाता है। उसमें से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो 5 भागों में किया था वो अपन पढ़ चुके। उसके बाद व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, जिनको अपनों ने 3 भागों में बांटकर पढ़ा। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उन शब्दों को अपनों ने पढ़ लिया। उसके बाद अपन आते हैं उसके तीसरे भेद पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, और उसके बाद तीसरा भेद आपको मैंने बताया था अर्थ के आधार पर। यानी जितने भी शब्दकोश में शब्द है वो कितने प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उनकी यदि अपन बात करें तो देखिए जितने भी शब्द हैं वो 3 प्रकार के अर्थ देते हैं। कौन कौन से? अब देखिए, कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो जिस रूप में बोले जाते हैं उसी रूप में अर्थ ग्रहण किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोला कहीं और जाता है परंतु लक्ष्य बोलने का कहीं और होता है, और उसी लक्ष्य के अर्थ को ग्रहण किया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द जिस रूप में बोले जाते हैं और उनका जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से शब्द 3 प्रकार के हो जाते हैं। जिस रूप में बोला गया उसी रूप में अर्थ ग्रहण किया गया, वे क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द। जिस रूप में बोला गया उस रूप में न ग्रहण करके लक्षित अर्थ ग्रहण किया गया तो वो हुए लक्षक शब्द। और अनेक अर्थ देने वाले शब्द कौन से होते हैं? व्यंजक शब्द। यहाँ पर आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ इतना देखिए कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से भेद होते हैं जी? वाचक शब्द, व्यंजक शब्द और लक्षक शब्द। अब अपन पढ़ते हैं एक एक को। देखिए, पहला कौन सा भेद होता है? वाचक शब्द। देखिए, ये शब्द वे शब्द होते हैं जिनको जिस रूप में बोला गया उसी रूप में उनका अर्थ ग्रहण किया गया। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने यूं कहा कि राधा पुस्तक पढ़ रही है। मैंने आपको यूं कहा, ठीक है? इनको अपन वाक्य में प्रयोग करके पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये वाचक और लक्षक जो शब्द होते हैं और जो व्यंजक शब्द होते हैं इनको वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, और किस रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है तभी इनके अर्थ परिवर्तित होते हैं। तो देखिए, राधा पुस्तक पढ़ रही है। क्या समझे आप? राधा नाम की कोई लड़की है जो पुस्तक पढ़ रही है, यानी मैंने इस रूप में बोला और इसी रूप में आपने अर्थ ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार से मैंने यूं कहा, माँ चाय बना रही है। आप क्या समझे? आप यही समझे ना कि मेरी माँ चाय बना रही है, यानी जिस रूप में बोला उसी रूप में अर्थ ग्रहण किया। उसी प्रकार से यदि मैंने यूं लिख दिया कि बच्चा खेल रहा है, आपने क्या अर्थ ग्रहण किया? कि हाँ, कोई छोटा सा बच्चा होगा जो खेल रहा होगा, यानी जिस रूप में मैंने बोला उसी रूप में आपने अर्थ ग्रहण कर लिया, ठीक है? ये थे वाचक शब्द। दूसरे कौन से शब्द माने जाएंगे जी? दूसरे शब्द माने जाएंगे लक्षक शब्द। अब वाचक शब्द भी यहां पर समझ में आएंगे। लक्षक शब्द, देखिए, लक्षक शब्द क्या होता है? लक्षक शब्द ये होता है कि जहां पर
जिस शब्द को जिस रूप में बोला जाता है उस रूप में अर्थ ग्रहण नहीं करके उस रूप में अर्थ ग्रहण नहीं करके कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाता है? लक्षित अर्थ ग्रहण किया जाता है। अर्थात वाचक जब भी बोलेगा ना तो वाचक शब्द प्रयोग कुछ और करेगा, परंतु उसका बताने का लक्ष्य कुछ अन्य ही होगा, कुछ और ही लक्ष्य होगा। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि मंजू तो नीरी गाय है। अब यहां पर वाचक ने कौन से शब्द प्रयोग किए? मंजू के लिए गाय शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब आप ये समझ लेंगे कि कोई गाय है जिसका नाम मंजू है? बिल्कुल नहीं समझेंगे। आप कौन सा अर्थ ग्रहण करेंगे? आप वाचक के लक्षित अर्थ को ग्रहण करेंगे। अब उस वाचक का यानी बोलने वाले का लक्ष्य क्या बताना है कि मंजू नाम की कोई लड़की है जो बहुत ही सीधी है, बहुत ही सरल स्वभाव वाली है। तो यहाँ पर जो लक्षित अर्थ है वो ग्रहण किया जाएगा। तो यहाँ पर आप वाचक शब्दों को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। उसी प्रकार से यदि अन्य वाक्य देखें तो देखिए ये आ जाता है, एक वाक्य ये आ जाता है कि रमेश तो जयचंद निकला। अब आपके सामने ये शब्द है, वाचक ने बोलने वाले ने क्या बोला? रमेश जयचंद निकला। अब रमेश जयचंद निकला का अर्थ आप ये निकालेंगे क्या कि रमेश नाम का कोई लड़का था जिसका नाम रमेश नहीं निकलकर जयचंद निकल गया? आप बिल्कुल नहीं निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे? जयचंद एक ऐतिहासिक पात्र है ना, इतिहास का पात्र है, इतिहास का यानी ऐतिहासिक पात्र है। और वो किस रूप में प्रसिद्ध है जी? विश्वासघाती के रूप में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर यूं समझेंगे आप कि रमेश विश्वासघाती निकला। समझ में आ रहा होगा? अब वाचक शब्द भी समझ में आएंगे। तो एक दो वाक्य और देख लेते हैं अपन लक्षक शब्दों से संबंधित। देखिए एक वाक्य ये हुआ कि सुरेश तो महात्मा गांधी है। अब यस आप ये समझ लेंगे कि सुरेश ने अपना नाम महात्मा गांधी रख लिया, या फिर ये समझ लेंगे कि महात्मा गांधी जी और सुरेश एक ही है। आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। अर्थात जो वाचक ने बोला है उस रूप में तो आप अर्थ ग्रहण करेंगे ही नहीं, क्योंकि बोला तो उसने क्या है कि सुरेश महात्मा गांधी है, जो कि कतई हो नहीं सकता। उसका लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य ये बताने का है कि सुरेश सत्य व अहिंसा का पुजारी है, सत्य व अहिंसा का पुजारी है। तो यहाँ पर आप उसके बोलने वाले के या वाचक के लक्षित अर्थ को ग्रहण करेंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? लक्षक शब्द बोला जाएगा। उसी प्रकार से यदि एक और वाक्य यदि अपन देखें तो एक और वाक्य, मोहन तो कुंभकर्ण है। अब ये वाक्य है वही बात। अब यहां पर कुंभकर्ण का मतलब आलसी या बहुत ज्यादा सोता है। तो अब आप ये समझेंगे कि मोहन बहुत आलसी है, वो बहुत ज्यादा सोता है। तो यहां पर आप ये लक्षित अर्थ ग्रहण करेंगे, इसलिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग। अब यहां पर ये शब्द क्या मान लिया जाएगा? लक्षक शब्द मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वाचक है वो किसी न किसी को लक्ष्य करके कोई बात कह रहा है। उसके बाद अपन आते हैं जी तीसरे प्रकार पर। यहां पर मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर 3 भेद वाक्यों के होते हैं या शब्दों के 3 भेद होते हैं। वाचक पढ़ा, लक्षक पढ़ा, अब अपन पढ़ते हैं जी व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द देखिए इसमें क्या होता है कि वाचक जो शब्द बोलता है
जो शब्द बोलता है ना, उनका उनका अर्थ है वो न तो वाचक लिया जाएगा, यानी न तो जिस रूप में बोला गया उस रूप में लिया जाएगा, और न ही लक्ष्य की, यानी उसके लक्ष्य को ग्रहण किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाएगा, अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं एक वाक्य लिखती हूं। देखिए, एक वाक्य है 9 बज गए, 9 बज गए। अब ये है, अब इस प्रकार के समय से संबंधित यदि शब्द है या वाक्य कहीं भी आ जाए तो उसमें व्यंजक शब्द ही माने जाएंगे, क्योंकि समय हर किसी के लिए अलग अर्थ लेकर आता है। जैसे मान लो यहाँ पर यूं हुआ कि सुबह, मान लो आप घर में रह रहे हो, ठीक है, आपके घर में 4-5 लोग हैं, आपके पिता ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है, वो सुबह निकल जाते हैं 9:30 बजे के लगभग वो निकल जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे के लगभग। तो और अब आपने सुबह सुबह आप घर में हो और आपके पिता ने टाइम देखा 9 बज गए, मतलब उनके लिए ऑफिस का टाइम हो गया, अर्थात अब उन्हें ऑफिस के लिए तैयार होना चाहिए। आपकी माँ ने देखा कि 9 बज गए, तो उनको यूं हुआ कि हाँ खाना वगैरह बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपके पिता ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए नाश्ता खाना जो भी तैयार करना है। अब आप देख रहे हो कि 9 बज गए तो मुझे घर के कोई काम करने चाहिए। अब आपको भी अपना कोई काम याद आ गया होगा, यानी 9 बज गए, लेट हो गया। अब मान लो आपका कोई भाई है जो 10 बजे उठता है, अब उसने भी टाइम देखा, अब उसने टाइम देखा तो उसने कहा 9 ही बजे है, अब वो वापस सो जाता है। तो जहां पर सब लोगों के लिए 9 बजे का टाइम बहुत लेट का टाइम था, देर का टाइम था, वहीं आपके भाई के लिए बहुत जल्दी है। तो इस प्रकार से ये 9 बज गए वाला वाक्य है वो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग अर्थ के रूप में ग्रहण किया गया है। यदि और ये वाक्य अपन देखें तो देखिए, रहीम जी का हिंदी में एक पद चलता है, कौन सा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब ये एक वाक्य है कि पानी गए न उबरे, पानी यदि चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, यानी उबरेंगे नहीं, उद्धार नहीं होगा। किसका, न मोती का होगा, न मनुष्य का होगा, न चून यानी आटे का होगा। अब पानी का अर्थ यदि अपन जल ले तो जल का मोती के लिए तो कोई महत्व नहीं है, मोती को कहां जल चाहिए, मनुष्य को जल की आवश्यकता रहती है, परंतु उसके लिए ये थोड़ी ना है कि पानी है तो ही मतलब उसकी इज्जत बनी हुई है। हाँ, आटे के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि आटे का कोई भी प्रयोग नहीं होता बिना पानी के लिए। तो यहाँ पर ये जो पानी शब्द है ना, इसके तीनों शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ होंगे, इसलिए ये पानी शब्द यहाँ पर क्या माना जाएगा, व्यंजक शब्द माना जाएगा। कैसे, देखिए, आप किसी के घर पे गए, आपकी बहुत अच्छी मित्र है, उसके घर पे आप गए और वहां पर गए तो आपसे किसी ने बात तक नहीं की, तो आपने क्या कहा, मैं तो उनके घर पे गया, किसी ने बात नहीं की, मेरा तो पानी उतर गया, ऐसे बोलते हैं ना, पानी। परंतु वहां पर पानी का मतलब अपन किससे लेते हैं, इज्जत से लेते हैं, सम्मान से लेते हैं। तो मनुष्य के संदर्भ में तो इज्जत इसका अर्थ हो जाता है, और यदि किसी मनुष्य की इज्जत चली जाती है, मान सम्मान खत्म हो जाता है, तो फिर वो मनुष्य का कुछ रहता नहीं है, अर्थात इज्जत जाने पर मनुष्य मनुष्य ही नहीं रहता। मोती के संबंध में पानी का अर्थ लिया जाता है चमक। आप कहीं भी दुकान वगैरह में कड़े खरीदने या खरीदवाने कभी गए हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें नग लगे हुए हों, हीरे लगे हुए हों, तो आपने देखा होगा और देखते ही आपने कहा होगा इन मोतियों का पानी बहुत अच्छा है। मतलब पानी का अर्थ वहां पर किससे लिया जा रहा है,
चमक से लिया जा रहा है। कभी कभी कुछ लोगों को तो मैंने इस तरीके से बात करते हुए भी सुना है कि उसकी आंखों का पानी बहुत अच्छा है, मतलब आंखों में चमक बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मोती के लिए पानी का अर्थ किससे लिया जाएगा? चमक से लिया जाएगा। मनुष्य के लिए किसका लिया जाएगा? इज्जत व सम्मान का लिया जाएगा। और चून के अर्थ में, आटे के संदर्भ में किसका लिया जाएगा? जल का लिया जाएगा। तो इस प्रकार से पानी शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ लिए जाने के कारण ये शब्द भी क्या माना जाएगा? व्यंजक शब्द माना जाएगा। और देख लेते हैं उदाहरण, और देख लेते हैं। देखिए एक वाक्य है, एक वाक्य है, आग में जल जाने से क्या होता है? अब ये वाक्य आपके सामने है, आग में जल जाने से क्या होता है? आप कहेंगे फोड़े हो जाएंगे, फफोले हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, जल जाएंगे, और कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि राख हो जाएगी। अर्थात अब यहां पर आग में जल जाने से क्या होगा? राख हो जाएगी। यानी आपने इस प्रकार से, अब कोई एक बैठा है, एक और ही कोई बच्चा बैठा है, वो यूं कहता है कि आग बुझ जाएगी, बुझ जाएगी आग। यानी उसने जल का अर्थ जलना नहीं लिया, उसने जल का अर्थ क्या ले लिया? पानी ले लिया। तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग शब्दों, अलग अलग अर्थ लिए जाने के कारण यहाँ पर ये शब्द भी क्या माना जाएगा? व्यंजक शब्द। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये वाक्य प्रयोग के कारण होता है। वैसे जल तो पानी होता है, ठीक है, अगर सीधा देखें तो, परंतु वाक्य में प्रयोग करते ही और इसका अर्थ दो हो गए। यानी आग में जल जाने से एक तो राख हो सकती है, छाले हो सकते हैं, फफोले हो सकते हैं, और दूसरा आग में जल यानी पानी डालने से आग बुझ भी जा सकती है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। देखिए हिंदी में एक उदाहरण और भी आता है। हिंदी में एक शब्द है हरि, जो अनेकार्थक शब्द होता है, ठीक है, अनेक अर्थ उसके लिए जाते हैं। तो एक बार यूं हुआ कि भगवान कृष्ण बाहर से आए और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन द्वार पे? यानी राधा जी अंदर से क्या बोल रही है कि दरवाजे पर कौन है? अब कृष्ण जी ने और जवाब दिया बाहर से ही, हरि में राधा। अब हरि विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, दोनों को ही कहा जाता है, परंतु इसके साथ साथ मैंने अभी बताया कि हरि के अनेक अर्थ होते हैं। हरि को शेर भी कहा जाता है, हरि को बंदर भी कहा जाता है, हरि का पर्याय बंदर भी होता है। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान ने तो यूं कहा कि राधा मैं हरि यानी मैं कृष्ण हूं, परंतु अब राधा जी कहती है कि को बंदर को कामिया। अब राधा जी वहां पर कृष्ण को कृष्ण अर्थ में न लेकर बंदर अर्थ में ले रही है कि बंदर का यहाँ पे क्या काम है, मेरे दरवाजे पर बंदर क्या करने आया है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाने के कारण इन शब्दों को क्या माना जाता है? व्यंजक शब्द माना जाता है। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि व्यंजक शब्द क्या होते हैं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रही हूं। देखिए यदि आपने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी है, हिंदी पढ़ी सबने है, 10वीं क्लास तक जरूर पढ़ी है, तो आजकल तो 10वीं क्लास में ही काव्य शास्त्र का थोड़ा सा पार्ट लग जाता है, काव्य शास्त्र का। और काव्य शास्त्र में क्या होता है जी? काव्य शास्त्र में छंद, अलंकार आदि अपने को पढ़ने पड़ते हैं, छंद, अलंकार, रस आदि अपने को पढ़ने पड़ते हैं। तो अलंकारों में ही अनेक अलंकार होते हैं, कुछ शाब्दिक अलंकार होते हैं, कुछ आर्थिक अलंकार होते हैं, कुछ उभय अलंकार होते हैं। उन्हीं अलंकारों में जो अपन देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, यमक, अनेक प्रकार के अलंकार होते हैं। उनमें एक अलंकार होता है श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार यदि आपने 10वीं तक भी हिंदी पढ़ी है तो आप अच्छे से उसे जानते हैं। तो यहां पर मैं ये बताना चाह रही हूं कि श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण होते हैं सभी के सभी व्यंजक शब्दों में जाते हैं।
ठीक है, ये महत्वपूर्ण। हाँ, यमक का नहीं होगा। देखिए यमक में भी अलग अलग शब्द आते हैं, परंतु अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। परंतु श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक जगहों पर अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए श्लेष अलंकार के सारे उदाहरण किसमें माने जाते हैं? व्यंजक शब्दों में माने जाते हैं। और यहाँ पर अपनों ने शब्दों के जो भेद हैं, शब्दों के अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के भेद है वो पूरे किए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, देखिए अपन तीसरा भेद पढ़ रहे हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कुछ किताबों में ये अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में वाचक, लक्षक, व्यंजक नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म और अनेकार्थक शब्द। ये सारे के सारे जो शब्द अपने को मिलते हैं, समोच्चरित अनेकार्थक शब्द, ये जो शब्द होते हैं ना, उनको इस पॉइंट में दिया जाता है। अनेक किताबें उनको दे देती है और उन्हीं को लिख देती है। ठीक है, तो ये जो विलोम, पर्याय, ये शब्द है, ये आपके सिलेबस में चलते हैं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अर्थ के आधार पर जो मूल वर्गीकरण है, जो मानक वर्गीकरण है, वो आज की क्लास में अपनों ने पढ़ा। अब अपन आगे बढ़ेंगे कौन से पार्ट पर? चौथे भाग पर। तो देखिए चौथा जो पार्ट है उसको अपन यहाँ न पढ़कर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।